नमस्कार। आज हम फिर एक एपिसोड आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम रेपो रेट्स और जो दूसरे रेट्स होते हैं, न्यूज़पेपर में आप कई बार सुनते होंगे आरबीआई ने कोई फलां दर घटा दी, कोई बढ़ा दी, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये घटाते बढ़ाते रहती है आरबीआई। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये रेट्स क्या होते हैं और इन्हें क्यों घटाया या बढ़ाया जाता है, इसका भारतीय अर्थव्यवस्था से कैसा संबंध है और क्या इससे फ़ायदा या नुकसान पहुंचता है भारतीय अर्थव्यवस्था को। तो पहले उन रेट्स जिसकी मैं बात कर रहा था उनकी तरफ बढ़ने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि मनी या करेंसी या मुद्रा, इसका एक अर्थव्यवस्था में क्या रोल होता है। जो हमारे यहाँ रुपी है, डॉलर है, वगैरह वगैरह, इसका एग्जैक्टली क्या रोल होता है इकोनॉमी में, क्योंकि वो जाने बगैर हमें रेट समझने का कोई मतलब नहीं है। तो इसके लिए बहुत पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था जहाँ पे लोग चीज़ें बदलते थे, तब करेंसी की ज़रूरत नहीं होती थी। क्या है कि मतलब हमारी ज़रूरतें बहुत लिमिटेड थी, तो हमको जो चाहिए होता था वो आसपास में ही मिल जाता था और हम उसके बदले जो है उस इंसान को जो चाहिए होता था वो दे देते थे। अब जैसे फ़र्ज़ कीजिए, एक एग्जांपल ले लीजिए। इस दुनिया में मान लीजिए दो ही लोग हैं, एक मैं हूँ और एक मेरा दोस्त है। मुझे चाहिए फ्री वाईफाई और मेरे दोस्त को चाहिए कुर्सी। तो हम लोगों के बीच में पैसे की कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं, वो मुझे फ्री वाईफाई देते रहेगा जीवन भर या हर 5 साल में, जैसा भी उसका अरेंजमेंट होगा हमारे बीच में, और मैं उसे कुर्सी प्रदान करते रहूँगा। तो ये हमारे बीच में एक अच्छा अरेंजमेंट हो जाएगा और हमें करेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज की डेट में आप जानते हैं कि आज की डेट में क्या, बहुत पहले से ही ऐसा हो गया है कि इतना सिंपल अब इकोनॉमी नहीं रह गई है। हमारे नीड्स बहुत ज़्यादा होती हैं, कॉम्प्लेक्स होती हैं। तो आपके पास क्या है और दूसरे के पास जो है, जो आपको चाहिए, वो आप अपने पास जो है वो देकर एक्सचेंज कर सकते हैं कि नहीं, ये एक कठिन समस्या हो जाती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मुझे स्टिंग ऑपरेशन करना है, अगर किसी भी पॉलिटिकल लीडर वगैरह या किसी का भी जर्नलिस्ट का स्टिंग ऑपरेशन करना है, तो मुझे एक स्पाई कैमरा चाहिए रहेगा। और उसके बदले में मैं क्या दे सकता हूँ, मान लीजिए मैं नेचुरोपैथी से इलाज कर सकता हूँ किसी का। तो मुझे सबसे पहले तो ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जिसके पास एक स्टिंग कैमरा है, और उसके बाद मुझे ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उसे मेरा नेचुरोपैथी का इलाज चाहिए। वो भी ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो स्पाई कैमरे के बदले में कितने दिन तक मेरा नेचुरोपैथी का इलाज लेगा, 1 दिन, 5 दिन या 10 दिन, अब वो उसके ऊपर है। तो जब इकोनॉमी कॉम्प्लेक्स हो जाती है तब एक्सचेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब आपको हमेशा ऐसे इंसान मिलेंगे नहीं जिनके पास वो रहेगा जो आपको चाहिए, और अगर मिल भी गए तो ज़रूरी नहीं कि उनको वो चाहिए जो आपके पास रहेगा। तो ये एक्सचेंज को सिंप्लीफाई करने के लिए हम मनी, करेंसी यूज़ करते हैं, मुद्रा, जो कन्वीनियंट कर देता है हमारा एक्सचेंज। मतलब जिसके पास भी स्टिंग ऑपरेशन के लिए वो स्पाई कैमरा रहेगा, मैं उसे पैसे दे दूंगा और वो पैसे मेरे पास कैसे आएंगे कि मैं किसी का नेचुरोपैथी से इलाज करूंगा तो वो पैसे मेरे पास आएंगे। तो इससे जो है इकोनॉमी बहुत तेज चलती है और बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। असल में उस करेंसी की कोई खास वैल्यू नहीं होती है, वो सिर्फ सिंबॉलिक होता है। जैसे कटरीना कैफ की एक्टिंग, वो सिर्फ सिंबॉलिक होती है, असल में उसमें कोई सब्सटेंस नहीं होता है। तो यही मनी का रोल है हमारी अर्थव्यवस्था में। इट इज़ जस्ट टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज। विनिमय जो है, आदान प्रदान करने की सुविधा हमें देता है मनी, उसका कोई ऐसा इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है। तो जब हम करेंसी का रोल जान चुके हैं इंडियन इकोनॉमी में या किसी भी इकोनॉमी में, तो अब ये जानना ज़रूरी है कि ये करेंसी इशू कौन करता है। मतलब मैं और आप तो नहीं छाप सकते करेंसी ऑब्वियसली एक स्टैंडर्ड अथॉरिटी को इशू करना होता है जिसके पास ये कंट्रोल रहे। तो हमारे देश में वो काम आरबीआई करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और वही जो है करेंसी प्रिंट करके और दूसरे तरीक़ों से मनी सप्लाई जो है मार्केट में वो कंट्रोल करती है। तो इस नीति को, इस पॉलिसी को मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, जिसे हिंदी में मुद्रा नीति कहते हैं। कि आरबीआई अपनी मुद्रा नीति से इंश्योर करती है कि मार्केट में जितना ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैश चाहिए उतना बना रहे। अगर ऊपर होता है तो भी कुछ स्टेप्स उठाती है आरबीआई, और अगर रिक्वायर्ड लेवल से नीचे हो जाता है कैश सर्कुलेशन तो भी आरबीआई कुछ स्टेप्स उठाती है, जिसकी वजह से कैश बराबर बना रहे, जितना चाहिए वक्त के ज़रूरत के हिसाब से जो भी डिमांड रहे। इसके लिए ही वो ये सीआरआर, एसएलआर वगैरह, हम इस पर चर्चा करेंगे आगे, इसको, इन दरों को ऊपर नीचे करते रहती है। अब मॉनेटरी पॉलिसी के
जो मुद्रा नीति मैंने बताई उसके मुख्य दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी जब जब बनती है या जो भी आरबीआई कदम उठाती है उसके पीछे सिर्फ दो मेन एम्स रहते हैं। एक है प्राइस स्टेबिलिटी और दूसरा है ग्रोथ। यानी जो आपकी करेंसी होती है उसकी एक स्टेबिलिटी होती है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा करेंसी छाप देंगे, बहुत ज़्यादा छाप देंगे, तो आपकी करेंसी डीवैल्यू हो जाएगी। जैसे आप में से अगर कुछ लोग जानते होंगे तो जिम्बाब्वे में कुछ हुआ था आज से लगभग एक दशक पहले या उससे भी ज़्यादा, कि वहाँ करेंसी उनकी इतनी डिवैल्यू हो गई थी कि एक एक ऑरेंज जो संतरे हैं वो 5-5 लाख वहाँ की जो यूनिट थी करेंसी उतने में मिल रहे थे। ऐसा जर्मनी में हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त जब डिप्रेशन आया था 1929 में। तो वहाँ पे जो एक एक ब्रेड का टुकड़ा है वो 5 लाख मार्क्स इस तरह का मिल रहा था। तो ये ना हो, इस तरह की परिस्थिति में कभी अर्थव्यवस्था ना पहुँचे, इसके लिए ज़रूरी है कि मॉनेटरी अथॉरिटी जो हमारे केस में आरबीआई है वो कुछ कुछ स्टेप्स लेते रहे। तो वो प्राइस स्टेबिलिटी इसे कहते हैं, प्राइस स्टेबिलिटी बना के रखे। लेकिन प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करते हुए कई बार ऐसा होता है कि ग्रोथ को के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो कुल मिला के आरबीआई का काम यही होता है कि प्राइस स्टेबिलिटी और ग्रोथ के बीच में एक संतुलन बनाए, एक बैलेंस बनाए, जिससे कि हमारी करेंसी की वैल्यू भी स्टेबल रहे और जो ग्रोथ है देश का या इकोनॉमी का वो भी होता रहे। अब वो कैसे होता है ये हम जानेंगे अब नेक्स्ट सेक्शन में। तो हम एक बार प्राइस स्टेबिलिटी पे डिस्कशन करते हैं कि जो है प्राइसेस चीज़ों की एक अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में स्टेबल रहे, स्थिर रहे। तो दो केसेस हो सकते हैं, कैश ज़्यादा होना और कैश कम होना। एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैश रिक्वायर्ड होता है हमेशा, उससे ज़्यादा या उससे कम होने पर दिक्कतें होती हैं। तो कैश ज़्यादा होने से क्या होता है एक सिस्टम में, ये आपको इस पिक्चर में दिख रहा है। तो जब एक्सेस कैश होती है इकोनॉमी में तो ग्रोथ जितना होना चाहिए या वो इकोनॉमी जितने ग्रोथ के लायक है उससे ज़्यादा ग्रोथ होता है। इससे क्या होता है कि डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज की बढ़ जाती है। लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है तो वो खर्च ज़्यादा करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो चाहते हैं। तो इससे होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब है राइज इन प्राइसेस, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसका हिंदी में टेक्निकल टर्म है मुद्रास्फीति और जनरली हम इसे महंगाई कहते हैं, इन्फ्लेशन। अगर आप इसका टेक्निकल डेफिनेशन देखेंगे तो उसे कहा जाता है कि अगर आपकी करेंसी की, आपकी मुद्रा की परचेजिंग पावर कम होती है तो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन का एग्जांपल देने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा इंसिडेंट बताता हूँ मैं आपको। मतलब इंसिडेंट नहीं है ये। एग रोल मेरे घर के पास राज एग रोल सेंटर है, वहाँ बहुत ही अच्छा एग रोल मिलता है और बहुत ही स्वादिष्ट एग रोल बनाते हैं वो। तो आज से तकरीबन 15 साल पहले जब मैं वहाँ एग रोल खाता था तो वहाँ तो एग रोल की कीमत 5 रुपये थी और आज की डेट में अगर मैं वहाँ जाके एग रोल खाता हूँ तो एग रोल की कीमत 20 रुपये हो गई है। पर उसमें कोई खास वैल्यू एडिशन नहीं हुआ है, मतलब थोड़ा गोभी पत्ता और डाल देते हैं, पत्ता गोभी जो भी, पर इट्स नॉट वर्थ इंक्रीजिंग 15 रुपीज़। तो कहने का ये मतलब है कि जब आपका सामान, आपके जो भी आप खरीद रहे हैं गुड्स या सर्विस, उसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी कीमत बढ़ जा रही है, तो इसका ये मतलब है कि आपकी करेंसी की परचेजिंग पावर कम हो रही है। मतलब आज से 15 साल पहले 5 रुपये में मैं जो चीज़ें खरीद सकता था, आज की डेट में मैं 5 रुपये में उतनी चीज़ें नहीं खरीद सकता हूँ। और इसे ही करेंसी का परचेजिंग पावर का गिरना कहते हैं और इसे इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और हायर ग्रोथ को स्टेबलाइज करना, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, ये आरबीआई का एक इशू रहता है, एक एम रहता है। तो इन्फ्लेशन जब होता है और एक लेवल तक इन्फ्लेशन सही भी होता है, लेकिन जब उस कंफर्ट लेवल के बाहर वो इन्फ्लेशन जाता है तो एक्सेस, तो ये अच्छा नहीं होता अर्थव्यवस्था के लिए। तो ये जो एक्सेस कैश रहता है लोगों के पास, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ी हुई है, आरबीआई का काम ये रहता है कि वो कुछ ऐसी नीतियां लाए जिससे वो एक्सेस कैश एब्जॉर्ब हो सके और जो है वापस इन्फ्लेशन ईज हो और प्राइसेस जो हैं वो अपने ऑप्टिमम लेवल पे आ जाएं। यानी कहने का ये मतलब है लोगों के पास जो एक्सेस कैश है उसे एब्जॉर्ब करके आरबीआई का ये एम रहता है कि स्टेबिलिटी है, प्राइस स्टेबिलिटी। अब दूसरा केस तब होता है जब इकोनॉमी में उतना कैश नहीं है, मनी डेफिसिट है। मान लीजिए लोअर ग्रोथ हुआ, जैसे अभी 2-3 साल पहले तक हो रहा था हमारे देश में, तो ग्रोथ कम है। अगर ग्रोथ कम है तो पैसा कम रहेगा, लेकिन तो पैसा कम रहने से क्या है, हमारे पास अगर पैसा कम रहता है तो हमारी डिमांड्स कम हो जाती हैं गुड्स एंड सर्विसेज की। तो अगर हम चीज़ें खरीदेंगे नहीं, अगर हम चीज़ें नहीं खरीदेंगे तो बिजनेस को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, बिजनेस का परफॉर्मेंस गिरेगा, बिजनेस का परफॉर्मेंस गिरेगा तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे तो और कम पैसा होगा, तो
और बिजनेस का परफॉर्मेंस गिरेगा, फिर और लोग बेरोजगार होंगे, तो ये साइकिल चलता है फिर। तो इस चीज से इससे क्या होगा, आपकी इकोनॉमी गिरेगी, आपकी इकोनॉमी क्रैश कर सकती है। तो जब मनी डेफिसिट है या समझ लीजिए इकोनॉमी कमजोर चल रही है, तो उसे स्ट्रेंथन करने के लिए आरबीआई को कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने पड़ते हैं कि जो मनी की कमी है वो पूरी की जाए और डिमांड बढ़े, क्योंकि डिमांड बढ़ेगा तो जो बिजनेस में स्लो डाउन आया है वो बढ़ता है, वो उसका क्यों वो टैकल होता है। और जब जब डिमांड बढ़ती है और बिजनेस बढ़ता है तो और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो ये जो 2 केसेस मैंने आपको बताया वो यही थे कि एक्सेस कैश होने पे क्या होता है और कम कैश होने पे क्या होता है। तो ये जो टूल्स हैं CRR, SLR, रेपो रेट वगैरह वगैरह, इनका इस्तेमाल करके ही ये एक्सेस कैश और कम कैश के मिसमैच को आरबीआई पूरा करती है। तो अब ये रेट्स क्या होते हैं इनको ब्रीफ में हम जानेंगे अब अगले सेक्शन में। तो पिछले सेक्शन में हमने ये देखा कि इकोनॉमी में, किसी भी इकोनॉमी में एक्सेस कैश या डेफिसिट कैश यानी पैसा ज़्यादा होने या पैसा कम होने पर कैसे क्या असर पड़ता है, और ये कि उसको उस एक्स्ट्रा कैश या डेफिसिट कैश को एड्रेस करना ज़रूरी होता है ताकि ग्रोथ और प्राइस स्टेबिलिटी के बीच का जो इक्विलिब्रियम है वो बना रहे। तो ये काम हमारे आरबीआई करती है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब हम जानेंगे वो टूल्स जो आरबीआई यूज़ करती है इस समस्या से सुलझने के लिए कि अगर आपकी इकोनॉमी में ज़्यादा कैश हो जा रहा है या कम कैश हो जा रहा है तो आरबीआई कौन से स्टेप्स उठाती है जिसकी वजह से ये कैश बैलेंस बना रहे, जो हमारे इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है कि रेपो रेट या CRR, SLR ये सब कम ज़्यादा क्यों होता है। तो एक एक करके जानते हैं। 3 मुख्य कैटेगरीज में, ब्रॉड कैटेगरीज में होते हैं टूल्स आरबीआई के जो वो यूज़ करती है इस पर्पस के लिए। रिजर्व रेशियोज होते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं और पॉलिसी रेट्स होते हैं। तो एक एक करके आते हैं इसमें। रिजर्व रेशियोज 2 प्रकार के होते हैं। रिजर्व रेशियोज, पहला होता है कैश रिजर्व रेशियो CRR और दूसरा होता है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एक एक करके इसमें देखते हैं। CRR होता है कैश रिजर्व रेशियो। ये कुछ नहीं होता है, इसका ये मतलब है कि किसी भी बैंक के पास जितना भी कैश रहता है, जितना भी उसका कैश रहता है, उसका एक पर्टिकुलर हिस्सा उसे आरबीआई में जमा करना पड़ता है। फिलहाल ये 4% है। तो कहने का ये मतलब है अगर मैं बैंक हूँ और मेरे पास 100 रुपये हैं तो मुझे उसमें से 4 रुपये आरबीआई में रखने पड़ेंगे और उस पर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो ये टूल कुछ ऐसा यूज़ होता है कि मान लीजिए एक्सेस कैश है और कैश कम करना है मार्केट से, तो आरबीआई CRR बढ़ा देगा। तो 4% की बजाय मान लीजिए 5% कर देता है, तो उस बैंक को अब 4 के बजाय 5 रुपये रखने पड़ेंगे, तो मार्केट में कैश कम हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा होता है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये कुछ नहीं होता है, ये बस गोल्ड, कैश या सिक्योरिटीज़ जो है वो बैंक को अपने पास रखना पड़ता है। गोल्ड, कैश और सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं ये हम अगले नेक्स्ट कुछ देर बाद पता करेंगे। तो गोल्ड, कैश और सिक्योरिटीज़ बैंक अपने पास रखते हैं SLR में। कितना मतलब उनका जो भी है, उसका जो भी उनके पास है पैसा, उसका एक स्पेसिफिक हिस्सा उनको रखना पड़ता है जो कि 21.5% है फिलहाल। तो अगर मेरे पास 100 रुपये हैं कुल मिलाकर, 100 रुपये का वैल्यू ये गोल्ड, कैश, सिक्योरिटी सब मिला के, तो 21.50 मुझे अपने पास रखना पड़ेगा। मैं उसे लोन में दे नहीं सकता, जो कि मेरा मेन बैंक का मुख्य उद्देश्य होता है लोन देकर उस पर कमाना। तो उनके लोन देने के हक को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है ताकि सेफ रहे, क्योंकि पब्लिक मनी रहता है और डूब गया तो फिर परेशानी हो जाएगी। इसलिए 21.5% फिलहाल SLR है। तो फिर वही होता है, अगर मार्केट में कैश भेजना है, कैश डेफिसिट है और कैश भेजना है तो SLR को कम कर दिया जाएगा, और अगर कैश ज़्यादा है तो SLR बढ़ा दिया जाएगा, तो बैंक को ज़्यादा अपने पास रखना पड़ेगा। तो ये 2 प्रकार के रिजर्व रेशियोज हैं, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। दूसरा तरीका होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, OMOs कहते हैं। तो अब हम सिक्योरिटी बताते हैं क्या होता है। सिक्योरिटी कुछ नहीं होता, एक कागज़ का टुकड़ा होता है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात मैं कर रहा हूँ, ऐसे ही सिक्योरिटी बहुत अलग अलग कंपनीज, बैंक्स सब अपना अपना सिक्योरिटी इशू करते हैं। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बस ये होता है कि गवर्नमेंट एक कागज़ के टुकड़े पे ये आपको वादा कर देती है, आपसे पैसा लेती है और आपको वादा कर देती है कि आपको इस पे इतना इंटरेस्ट मिलेगा और इतने साल तक मिलेगा, और जब वो साल यानी वो अवधि खत्म हो जाएगी तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस मिल जाएगा। कहने का मतलब है, मान लीजिए मैं गवर्नमेंट हूँ और आप मुझसे 1000 रुपये के एक सिक्योरिटी बॉन्ड खरीदते हैं और उसका इंटरेस्ट रेट है 10%, तो मैं 3 साल तक आपको 100 रुपये दूंगा और 3 साल बाद आपको 1000 रुपये पूरा वापस मिल जाएगा। तो यही गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऊपर नीचे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचकर और खरीदकर आरबीआई कैश के बैलेंस को बनाने की कोशिश करती है। अगर कैश ज़्यादा है तो वो कैश खरीदने के लिए सिक्योरिटी बेचती है, और अगर कैश कम है तो
सिक्योरिटी आरबीआई खरीदती है और कैश मार्केट में डालती है। बस यही सिंपल सा फंडा रहता है। अगर मतलब सिक्योरिटी को खरीदा जाता है कैश बढ़ाने के लिए और सिक्योरिटीज़ को बेचा जाता है कैश को एब्जॉर्ब करने के लिए, एक्सेस कैश को। अब फाइनली लास्ट है पॉलिसी रेट्स, जिसके अंदर बहुत सारे रेट्स आते हैं जो पॉपुलर हैं। बैंक रेट होता है, ये इसकी चर्चा बहुत कम होती है क्योंकि इसका प्रभाव लिक्विड कैश के बैलेंस पर बहुत कम पड़ता है। बैंक रेट वो रेट होता है जिसपे शेड्यूल्ड ये कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो आरबीआई से लोन लेते हैं और बहुत लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं, कई सालों के लिए लेते हैं। इसके लिए उनको कोई सिक्योरिटी जमा नहीं करनी पड़ती। जैसे आप बैंक में लोन लेने जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ कोलैटरल, कुछ सिक्योरिटी जमा करनी पड़ेगी, आपका घर या कार या जो भी ज़मीन वगैरह। तो इसमें बैंक्स को कोई सिक्योरिटी जमा नहीं करना पड़ता, बस वो लोन लेते हैं और इंटरेस्ट पे करते हैं। तो फिलहाल ये 8.5% है और ये मैंने जैसे कि कहा कि कोई बहुत इफेक्टिव टूल नहीं है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का। ये बैंक रेट है। अगले टूल पे आते हैं हम। पॉलिसी रेट में लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होती है, LAF। इसके अंतर्गत वही दो रहते हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होता है? लिक्विडिटी मतलब लिक्विड कैश जो होता है, आपके पास जो सीधा मनी होती है, जो आप सीधा स्पेंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास टीवी है तो वो आपका एसेट है, वो अगर आप उसको बेचकर मोनेटाइज करेंगे तो वो लिक्विड करेंसी हो जाएगी, और अदरवाइज वो एक एसेट रहता है। तो ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो है ये सबसे इफेक्टिव तरीका है हमारे देश में क्या मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का। और इसी में आता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जहां से ये चर्चा शुरू हुई। तो रेपो रेट क्या होता है? रेपो देखिए, रेपो होता है REPO, रीपर्चेजिंग ऑप्शंस। तो रीपर्चेज किया जाता है। तो इसमें अगर जो भी क्लाइंट है, क्लाइंट्स माने गवर्नमेंट हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, शेड्यूल्ड बैंक्स हो सकते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कोई भी हो सकता है। वो करते ये हैं कि वो एक लोन एक्वायर करते हैं आरबीआई से और उसके बदले में सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हैं, यही सिक्योरिटी। और 15 दिन बाद या यूजुअली फोर्टनाइट या बहुत शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, उसके बाद वो इंटरेस्ट पे करके वो सिक्योरिटी वापस खरीद लेते हैं। दे परचेज इट अगेन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रीपर्चेजिंग ऑप्शंस, रेपो रेट। तो मान लीजिए अगर कैश ज़्यादा है, एक्सेस कैश है और आरबीआई को उसमें से एब्जॉर्ब करना है, तो वो ये करेंगे कि रेपो रेट बढ़ा देंगे। तो अगर बढ़ा देंगे तो बैंक्स के लिए लोन लेना मुश्किल हो जाएगा इन द सेंस इंसेंटिव कम हो जाएगा। अभी जैसे रेपो रेट है 7.5%, अभी कम हुआ है 10 दिन पहले, और उसके पहले एक और बार कम हुआ था। उसके पहले काफ़ी समय तक रेपो रेट चेंज नहीं हुआ था क्योंकि आरबीआई के गवर्नर इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि इन्फ्लेशन स्टेबलाइज हो, कम हो। प्राइस स्टेबिलिटी की जैसे हमने शुरू में बात की थी, तो जब प्राइस स्टेबिलिटी आ जाती है, इन्फ्लेशन कम हो जाता है, उसके बाद ही ग्रोथ पे ध्यान, मतलब ये प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है। हमारे यहाँ रघुराम राजन जी हैं, जो राजन भाई, उनकी यही प्रायोरिटी है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे और उसके बाद ही ग्रोथ पे ध्यान दिया जाए। तो अब पिछले कुछ महीनों से जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से इन्फ्लेशन काफ़ी कंट्रोल में आ गया है। तो अब 2 बार लगातार रेपो रेट जो है कम किया गया है। तो रेपो रेट कम करने से क्या होता है? लोन लेना सस्ता हो जाता है इन बैंक्स के लिए, और बैंक्स अगर सस्ते में लोन जल्दी जल्दी ले लेते हैं तो कैश इन्फ्यूज़ हो जाता है और ग्रोथ बढ़ने का चांस होता है। तो यही फिलहाल स्ट्रैटेजी है, रेपो रेट को कम किया गया है ताकि लोन लेना आसान हो जाए बैंक्स के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कैश इन्फ्यूज़ हो जाए मार्केट में। इसका बस एक उल्टा होता है, रिवर्स रेपो रेट। वो उसमें उल्टा केस होता है, आरबीआई लेती है बैंक्स से लोन और वो 1% कम होता है रिवर्स रेपो रेट से। तो अभी रेपो रेट 7.5% है और रिवर्स रेपो रेट 6.5% है। तो यही होता है, रिवर्स रेपो रेट का फंडा ही यही है। अगर आपको कैश कम करना है मार्केट में तो आपको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, रेट बढ़ा दीजिए। अगर आपको कैश इन्फ्यूज करना है मार्केट में तो आप रेट कम कर दीजिए। यही है मुख्यतः पॉलिसी रेट्स। एक लास्ट बचता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जो सिर्फ कमर्शियल बैंक्स के लिए होता है। याद रखिए, रेपो रेट्स गवर्नमेंट, NBFIs मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक सबके लिए था, पर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी सिर्फ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के लिए ही है। ये जो PNB, ICICI ये सब जो है, तो ये यूजुअली शॉर्ट टर्म क्रिसिस, कैश क्रिसिस रहता है। जैसे कि मैंने बताया, SLR मेंटेन करना होता है। तो कई बार बैंक जो लोन दे देता है या वापस लेता है, जो भी है, उसके ट्रांजैक्शन में वो SLR मेंटेन नहीं हो पाता। उसको करने के लिए वो लोन जो लेते हैं उससे MSF या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहते हैं। और इसमें इसीलिए मतलब ये शॉर्ट टर्म कैश क्रिसिस को ही टैकल करने के लिए यूज़ होता है। तो इसमें आप जो वो लोन ले रहे हैं उसमें आपको SLR मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर आप रेपो रेट के तहत लोन लेते हैं 100 रुपये, तो उसमें आपको 21 रुपये 50 पैसे अपने साथ रखने होंगे, उतना आप लोन आउट वगैरह नहीं कर सकते। पर
MSF में मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, आप जितना ले रहे हैं उतना लीजिए और इंटरेस्ट के साथ वापस कर दीजिए। बाकी सब रेपो जैसा ही है, शॉर्ट टर्म रहता है और यही सब रहता है। तो ये वो टूल्स थे जो मैंने आपको बताए हैं, और इन टूल्स का यूज़ करके RBI इंश्योर करती है कि प्राइस स्टेबिलिटी और हाई ग्रोथ के बीच में एक अच्छा समन्वय, एक अच्छा बैलेंस बना रहे। दिस वाज ऑल। तो ये हमारी आज की चर्चा थी बैंक रेट्स पे, और जो ये RBI जो डिफरेंट रेट्स यूज़ करती है कैश कंट्रोल करने के लिए, सप्लाई यूज़ करने के लिए, मनी सप्लाई जो है मार्केट में कैसे करती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वो कंसेप्ट समझ में आए होंगे जो मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर ऐसा अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो आप वो भी कमेंट में कर सकते हैं। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड फॉर एनी क्वेरीज प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।